चारों तरफ गुप्त सन्नाटा पसरा हुआ था। सूखे पत्तों को पैरों से मसलते हुए एक शख्स धीरे धीरे यहां वहां देख बचते बचाते एक खंडर सी जगह के अंदर गया। वो जगह पूरी वीरान थी, पर अक्सर कहा जाता है ऐसी वीरान जगहों पर रहती है या तो बहुत भयावह रूहें या तो ऐसे दुष्ट लोग जो उन रूहों से भी ज्यादा खतरनाक और बुरे होते हैं। और इस वीरान से खंडर में भी ऐसे ही लोग थे। 4 से 5 लोग सबसे आगे वाले कमरे में एक पुराना मेज लगाए, बगल में इमरजेंसी लाइट लगाए ताश खेल रहे थे। जैसे ही उनमें से एक शख्स ने उस घुसपैठिए को देखा, वो खड़ा हुआ। आधी फटी पैंट, शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे, गले में बंधा रुमाल और मुंह में भरा गुटखा ये साफ साफ जाहिर कर रहा था कि कोई शरीफ आदमी तो नहीं है। उसने ताश के पत्ते हाथ में ही पकड़े हुए थे और वो उस घुसपैठिए के पास गया और बोला, अबे बिना दही के पराठे, तू यहां पर करने क्या है? शरीफों की बस्ती नहीं है ये, समझा? चल फुट ले यहां से। उसके पैर की तरफ मुंह में भरा गुटखा थूक वो वहां से अपनी गेम को कंटिन्यू करने के लिए जाने लगा कि तभी वो घुसपैठिया जिसने हाथ में एक छोटा सा बैग पकड़ा हुआ था, वो बोला, रिंकू भाई का काम है, मुझे सुना है वो यहीं पर मिलेंगे। ये सुन वो पांचों खड़े हुए और उस घुसपैठिए को अच्छे से देखने लगे। कपड़े तो ठीक ठाक ही पहने हुए थे उसने और देखने में लग नहीं रहा था कि वो कोई गुंडा है। खैर, वो गुंडा वापस से उसके पास आया और उसने पूछा, रिंकू भाई तू उन्हें कैसे जानता है? किसने बताया तुझे उनके बारे में? बता मुझे। जिस पर वो घुसपैठिया हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सिमोली ने मुझे इस पते के बारे में बताया था। एक डील हुई है सामान को लेकर और जिसने डील की है उसी ने यह सामान लेकर मुझे यहां पर भेजा। उसने कहा था कि मैं इस पते पर आ जाऊं और रिंकू भाई के बारे में पूछूं तो मुझे रिंकू भाई मिल जाएंगे। सुना है कि वो ऐसे सामान के शौकीन है, खरीद लेंगे। और हाँ, मेरा नाम टीपू है तो तुम मुझे टीपू कहकर बात कर सकते हो, समझे? चल अब रिंकू भाई के पास लेकर जा, मुझे और भी काफी काम है। जिस पर वो गुंडा टीपू को इशारा करता है उसके पीछे आने का और एक कमरा और छोड़कर वो पहुंच जाते हैं उस वीरान से घर के सबसे पिछले कमरे में, जिसके द्वार पर बस पर्दा लगा हुआ था। भाई कोई आया है, कह रहा से मोली ने आपके पास भेजा, कुछ लेकर आया। कह रहा है इसे आप एक नजर में देखोगे तो खरीद लोगे। पता नहीं ऐसी क्या चीज है, जरा आओ तो 2 मिनट। ये सुन अंदर बैठा वो शख्स रिंकू अपने बगल में लेटी 2 लड़कियों को उठाता है और वहां से जाने को कहता है। अपने कपड़े पहन वो पर्दे से बाहर आया और बोला, किसने भेजा? सिम्मू ने। साला हर चीज गलत वक्त पर करता है, ये तो पैदा भी गलत वक्त पर हो गया था। यार चल अब आ ही गया तो देख ही लेते हैं। मजा किरकिरा कर दिया, पर हो सकता है इसके पास सामान ऐसा हो जिससे और भी मजा आए। हाँ तो तू है वो, चल दिखा क्या सामान है, पर सामान दिखाने से पहले सोच ले, ये चीज अगर मुझे पसंद नहीं आई तो अगली बार तू मेरे बगल में लेटा होगा, समझा? मेरे अंदाज और मेरे मिजाज दोनों ही काफी खास हैं। अपनी दाढ़ी पर हाथ मारते हुए वो रिंकू कहता है, जिस पर टीपू वो बैग खोलता है तो उसमें से हल्का हल्का नीले रंग की चमकती एक रोशनी निकलती है, जिसे गौर से देखने से पता चलता है कि वो एक सींग है। टीपू उस सींग को रिंकू को दिखाता है। रिंकू भाई ये असली सींग है। वो जो बड़ी बाजार का डीलर है ना, वो शॉन्टी, उसने इस पर थप्पा लगाकर भेजा और बताया कि बहुत ही कीमती माल है। उसने इसके 10 लाख मांगे हैं, पर भाई मैं रिस्क लेकर यहां तक आया हूं तो सामान का मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। टीपू के चेहरे पर शैतानी से मुस्कान आई। रिंकू ने वो सींग पकड़ा और अच्छे से उसे देखा और अच्छे से देखने के बाद उसके चेहरे पर भी एक लंबी सी मुस्कान आई, जिससे उसके मुंह के अंदर का छुपा सोने का दांत भी नजर आने लगा। कमाल है, ये तो कुदरत का एक अद्भुत निर्माण है, इसे तो मैं लूंगा ही। और कितना मांगा था उस शॉन्टी ने? 10 ना? और तुझे भी चाहिए ना?
ठीक है, सुन सोनू, तू जा और इसे 15 लाख दे दे। 10 लाख शॉन्टी का और 5 लाख तेरा। और इसकी वीडियो वगैरह बना और ये सारी वीडियो दुबई की वो पार्टी है ना शेख की, उसे भेज दे। बोल 1 करोड़ का है। मैं तो जा रहा हूं वापस अपनी छमियों के पास। अब मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, समझा? इतना बोल रिंकू अंदर चला गया और 15 लाख रुपए लेकर वो टीपू वहां से चला गया। वो सींग बिक चुका था और जिसने उसे खरीदा था वो उसे बेचने जा रहा था दुबई के एक शेख को। वहीं दूसरी तरफ जेल ने उस सींग को ढूंढने में दिन रात एक कर दी थी और उसे ये पता चल गया था कि उसके जेल का ही एक कांस्टेबल राणे इसमें मिला हुआ है। उसने चोरी की थी और किसी तरह उगलवा कर उस कांस्टेबल राणे से यह पता चला कि सिमोली के पास वो सींग है। और जब वो सिमोली के पास पहुंचे तो सिमोली से पता चला कि वो सींग तो उसने शॉन्टी को बेच दिया और शॉन्टी से रिंकू भाई के बारे में पता चला। कड़ियां दूर दूर जरूर थी पर जुड़ती जा रही थी। बस अब करना कुछ नहीं था। इससे पहले कि वो रिंकू सींग को दुबई में बेच दे, उससे पहले कमिश्नर को रेड मारकर वो सींग लेना था और उसके लिए वो पूरी तैयारी में लग जाते। वहीं दूसरी तरफ तेजी से अपने बड़े बड़े कदम जमीन पर रखते हुए एक काले रंग की परछाई अमेज़न के जंगलों में भागते हुए नजर आती है। 15 फीट के आसपास उसकी लंबाई थी, बिल्कुल पतला सा शरीर। ऊपर से नीचे तक वो पूरे काले रंग का था और उसके हाथ इतने लंबे थे कि जमीन को छू रहे थे। वो बस भागते हुए उस सींग की ओर जा रहा था। जहां बीच में नदी आती या कोई पहाड़ आता, वो अपने लंबे हाथों से पेड़ों की टहनियों को पकड़ता और कूद जाता। वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था और ऐसे भागते भागते वो अमेज़न के एक बहुत ही पुरानी और एक ऐसी जनजाति से टकराया जिससे इंसान अब तक खोज नहीं पाए। ऐसी जनजाति जो मिट्टी को अपने ऊपर लपेट कर रखती है, पेड़ों के पत्ते पहनती है और उनके घर भी पेड़ों पर बने हुए थे। जैसे ही उस एंटिटी ने एक ऐसे पेड़ को पकड़ा जिस पर उन आदिवासियों का घर था, तो सीधा उन आदिवासियों ने उस एंटिटी पर हमला कर दिया। वो भाले मारकर, पत्थर मारकर उस एंटिटी को नीचे गिराते। वो सारे आदिवासी उसे पकड़कर मारने के लिए लेकर जाने लगे, पर वो एंटिटी एक एक आदिवासियों को अपने लंबे लंबे हाथों से पकड़ खींच खींच कर मारने लगी और खाने लगी। वैसे वो देखने में पूरे काले रंग का था, पर जैसे ही आदिवासियों को वो उठाता और अपने मुंह के पास लाता तो उसी काले सी परछाई में से, जैसे कीचड़ में से कुछ बाहर निकले, वैसे मुंह बाहर आता जो पूरा खुल जाता और उस मुंह के अंदर लाखों तीखे दांत होते जो एक ही बार में पूरे इंसान को खा लेते। और ऐसे करके वो पूरे आदिवासियों को खा गया और उनको खाने के बाद वो और भी ज्यादा ताकतवर हो गया और तेजी से भागते हुए उस दिशा की ओर जाने लगा जहां पर वो सींग था, यानी कि भारत में नागपुर के एक वीरान सी जगह पर। और उसी जगह पर नजर रखी हुई थी पुलिस वालों ने भी। जेलर ने तो फोन करके एजेंट वी को भी बता दिया था कि वो सींग मिल चुका है और वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को लेकर वहां पर आ जाए ताकि वो सबके सामने वेदांत के चेहरे पर वो सींग फेंक कर मार सके, क्योंकि वेदांत ने कमिश्नर की, जेलर की और उस इंस्पेक्टर की बेइज्जती की थी। पर वो ये नहीं जानते थे कि वो सींग लेने के लिए सिर्फ वही नहीं बल्कि हवा से बातें करते हुए एक एंटिटी भी आ रही है। पर यह था कि वो दूर है और सवाल ये था कि क्या जब तक वेदा सींग तक पहुंचेंगे वो दूर रहेगा या वो वेदा के पहुंचने से पहले ही उस सींग को लेकर चला जाएगा। वो सींग बहुत ही ताकतवर था और वो सींग जिसके पास भी होगा वो एंटिटी उसके पास जाने ही वाली थी, चाहे वो वेदा हो या हो रिंकू।